के बारे में मैंने आपको बताया ही कि जैसे एकता व्यवस्था की शुरुआत मैंने बताया था घोरी ने की भारत में। उसने साम्राज्य विस्तार किया था। तो जो साम्राज्य उसकी जब डेथ हुई 1206 में, तो उसकी डेथ के बाद भी झगड़े हुए कि अब उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जैसे कि आपको ये तो मैंने समझा ही दिया कि जो खलीफा होगा वो धार्मिक उत्तराधिकारी है मोहम्मद साहब, लेकिन अब वो लीडर है और जो जितना इस्लामिक एम्पायर जितना डेवलप किया है वहाँ पर हर जगह उसने गवर्नर अपॉइंट किया, लेकिन धीरे धीरे वो गवर्नर ही सुल्तान बन गए। तो गजनी का सुल्तान कौन था? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने एक्सटेंशन किया था, भारत तक आया। तो मोहम्मद गोरी की जब डेथ हुई तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसका कोई पुत्र नहीं था। तो अब ये हुआ कि जो साम्राज्य उसने बनाया मोहम्मद गोरी ने, उसका उत्तराधिकारी कौन हो? तो मैंने आपको बताया था कि उस समय खलीफा दास प्रथा बहुत चलती थी। तो लोग भेज देते थे अपने बच्चों को, तो ऐसे मोहम्मद गोरी ने भी कई लोगों को भेजा था। उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसमें एक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ही देख रहा था। तो आप देखेंगे कि जब उसकी डेथ हुई मोहम्मद गोरी की 1206, अब देखिए मोहम्मद गोरी की जब 1206 ईस्वी में हुई, तराइन का युद्ध कब लड़ा गया? 1151 के बाद। और इतिहास में लिखा क्या जा रहा है कि मोहम्मद गोरी को जाके मार दिया। 1192 से 1206 में कितना अंतर है? 8 साल वो अंतर है, 8-6 साल, ये 14 साल का अंतर हो सकता है। इट इज पॉसिबल। धन का उद्देश्य था, धन को लूटी रहा, प्लस अपना एम्पायर भी बढ़ा, साम्राज्य भी बढ़ा, क्षेत्र विस्तार भी कर रहा है। इसकी कहाँ पे थी? उसी की बेटी से ऐबक ने शादी, उसी की बेटी से ऐबक ने शादी की। नहीं, ऐसा नहीं। कहाँ बढ़ा? पता नहीं कौन होगा, ऐसा नहीं। इसके कोई पुत्र नहीं था। तो उसकी जब डेथ हो गई, 1200 हत्या कर देगी, डेथ नहीं हुई, उसकी हत्या कर देगी 1206। तो उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन है। इसीलिए इसका नाम रखा है गुलाम। तो अब तो पूरा क्षेत्र था, वो गजनी का क्षेत्र था, सिंध का क्षेत्र था, मुल्तान का क्षेत्र था, लाहौर का क्षेत्र था। बाकी जो साम्राज्य उसने इधर एक्सटेंड किया था, दिल्ली का क्षेत्र जो था भाई, आपको मैंने बताया कि उसने कालिंगर, चंदेल, इन सबको पराजित किया था। कुल मिलाकर उसका साम्राज्य काफ़ी बड़ा था, गजनी से लेकर और हिंदुस्तान की। अब आप लिखते जाएंगे तो लिख देंगे दिल्ली यहाँ पर, इधर लिख देंगे सिंध है, यहाँ लिख देंगे मुल्तान है, यहाँ लिख देंगे गजनी है। ठीक है। अब अगर आप इसको दिमाग में बैठाएंगे तो इतना बड़ा उसका सुल्तान है। अब यहाँ लाहौर है और लाहौर ही केंद्र था। क्योंकि बहुत ज़्यादा राजनीतिक इतिहास हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि 4 लेक्चर में खत्म करना सकते। हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ पे कि देखिए अब आप भारत का मैप देखेंगे और देखेंगे कि आप जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस समय हत्या हुई 1206 में, उस समय कितना बड़ा साम्राज्य था गुलाम वंश का। और फिर आप भारत को देखेंगे कि भारत में कितने एरिया है जो अभी गुलाम वंश के कैप्चर इसको उस एरिया को नहीं कर पाए। तभी तो आप तुलना करेंगे कि फिर धीरे धीरे पूरे भारत को उन्होंने कैप्चर कर लिया। अभी तो अभी इतना एरिया आपने देखा, फिर धीरे धीरे अब कुतुबुद्दीन ऐबक जाएगा, फिर नेक्स्ट शासन बदलते जाएंगे। गुलाम वंश के बाद गुलाम वंश का पूरा पीरियड पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश में अगर आप नाम लें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आराम था, बेकार था, और उसका इसका ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश,
गुलाम को वैसे अभी करीब 1210 से 35 36 तब शासन किया। तब आप बताते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या हुआ कि अपने समाज की सीमा भी बढ़ाई और समाज को एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रशासन, जिससे कि अगर प्रशासन ना हो तो क्या साम्राज्य चल पाएगा? और आपको प्रशासन ही पढ़ना, आपको जब तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रशासन ही पढ़ना। तो अब आपको ये पढ़ना है कि इसने कौन सा प्रशासन बनाया जिसकी वजह से ये स्टैब्लिश हुए भारत में। अब भारत के लोग भागते चले गए और ये जीतते चले गए, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि अभी छोटा सा तुर्क साम्राज्य है, और एक समय ऐसा आएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कि पूरे भारत को कैप्चर कर लिया, दक्षिण भारत को भी कैप्चर कर लिया। बस वही सबसे लास्ट सुदूर पूर्व के 2 राज्य हैं, चेर पांडु, उसको छोड़कर वो कभी भी पूरा इतिहास पढ़ लीजिएगा तो दक्षिण भारत के जो 2 राज्य हैं, चेर और पांडु, उत्तर भारत के लोग उसको अपने कब्जे में, वो पूरा चाहे अशोक का पीरियड पढ़ लीजिए, चाहे चंद्रगुप्त का पढ़ लीजिए, और चाहे हर्षवर्धन को पढ़ लीजिए, तो वो आज़ादी के बाद भी सबको ये भी जाएगा तो इतना बड़ा भारत आते हैं। लेकिन कभी भारत का साम्राज्य ऐसा कोई स्थापित नहीं हो पाया जिसमें सुदूर पूर्व दक्षिण के राज्यों को, कि नॉर्थ इंडिया के रूलर ने उसको कैप्चर किया। दक्षिण भारत है क्यों नहीं ऐसा करते? और उसको नहीं कहते, कुछ कारण रहे होंगे, एग्जैक्ट कारण तो मैं नहीं तुमको बता पा रहा हूँ, लेकिन वो बस इस एरिया तक ही, यहीं तक को आप देख लें, आंध्र प्रदेश का दोबारा देख लें, कर्नाटका देख लें, बस यहीं तक आपका ये तमिलनाडु, केरला, पूरा भारत एक साथ एक किंग के अंदर में शासित नहीं होगा। जैसे आप चोल साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो पता चला कि नीचे का पूरा कैप्चर कर लिया, तो ऊपर छूटा हुआ है, पूरा नॉर्थ इंडिया छूटा हुआ है, ठीक है। तो अब इल्तुतमिश ने शासन किया। अब शासन करने के लिए इसको एक प्रशासनिक कमेटी चाहिए थी, तो कमेटी ने बनाई, और यही आपसे पूछा था कि चरगान किसको? चरगान का मतलब होता है 40 गुलामों का दल, और इसने स्थापित किया, और इस 40 गुलामों के दल में एक मेंबर था जिसका नाम था बलबन। और इल्तुतमिश ने भारत में जो न्यू डाली इस्लामिक या तुर्की साम्राज्य की, उस साम्राज्य उसको स्थापित करने में इस 40 गुलामों के दल का बहुत बड़ा रोल, और इसने फारसी कल्चर को अपनाया। इसने भारत में फारसी कल्चर को अपनाया, और एक राजा का जो राजा के पद की जो प्रतिष्ठा होती है उसको स्थापित किया। लेकिन और जैसे आप इसने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, रजिया सुल्ताना, तो वो अरेबिक कल्चर अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ बेटी को राजा नहीं बनाया जाता। तो इस्लाम में बेटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि अब पिताजी मर जाएंगे तो बेटी राजा बनेगी। ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया? ईरानी से लिया गया। ईरान, इसीलिए आप कहते हैं ईरानी कल्चर। ईरानी कल्चर में क्या है कि वहाँ बाप अपने योग्य बच्चे को, जो उसकी बेटा भी था रुकनुद्दीन फिरोज नाम था, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज को नहीं बताया अपने घर में, बस किसको नॉमिनेट किया? रजिया सुल्ताना। और रजिया सुल्ताना को उसने ट्रेन किया अपनी बेटी को। अब आप सोचिए कि जो कट्टरपंथी जो मुसलमान, वो किसी स्त्री को घोड़सवारी करते हुए देख पाएंगे? किसी स्त्री को कोट पैंट और टाई पहने देख पाएंगे? वो कहेंगे तो धर्म विरुद्ध है। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या, इल्तुतमिश के ऊपर किसका प्रभाव है? भारत का नहीं है, बल्कि ईरानी का। इस वजह से तो इल्तुतमिश की डेथ हुई। तभी बताते हैं इसकी माँ चीसा तुर्कान जो थी, वो नहीं चाहती थी कि रजिया सुल्ताना की मरे, तो षड्यंत्र किया और रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन वो न्याय मांगी उसने जनता के पास जाकर,
और ये जनता ने कहा कि नहीं इसको हटाइए, बिल्कुल उसको और डिटेल में नहीं जा रहे हैं और इसको बैठाइए गद्दी पर रजिया सुल्ताना। इसीलिए जी के बाद प्रथम महिला सुल्ताना कौन सी थी? रजिया सुल्ताना जो बोलते रहते हैं। तो रजिया सुल्ताना, इसके अलावा तो इसमें करीब 400 शासन किया, 1236 से 40। लेकिन आपको बता दें इसकी हत्या कर दी, इसकी भी हत्या हत्या उसी वजह से, इसकी पता में लिखा है कि रजिया के पतन का जो मुख्य कारण था उसका स्त्री होना, सिर्फ स्त्री होना उसकी पसंद का कारण, इस वजह से इसकी हत्या कर दी। और डिटेल में नहीं जाएगी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रजिया और इसकी हत्या करके बनाए, अब जो बनाए ये जो देखिए पिता ने बनाया था 40 गुलामों को, और इसके मरने के बाद ये जो चरगान था, ये क्वेश्चन पूछता कि चरगान क्या है, या ये पूछा लगता है 40 गुलामों का चरगान किसने बनाया था? ये तो कम्युनिस्ट ने बनाया, एडवाइजर, हमको एडवाइस करेंगे हम काम करेंगे, ये हम आदेश देंगे ये काम करें, ठीक है। तो ये चरगान जब कम्युनिस्ट की डेथ हो गई और ये किंग बन गई, इसकी हत्या करवाने में भी इसी का, अब ये आपको समझना, ये बन गए किंग मेकर, किंग मेकर समझते हैं बच्चों? जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो किंग मेकर समझना चाहिए क्या होता है, क्यों बच्चों? किंग मेकर भी समझते क्या होता है? किंग मेकर अच्छे होते हैं, किंग मेकर बने, किंग मेकर बहुत अच्छा नहीं होता, अच्छा इनकी अपनी स्वार्थ, ये चाहते हैं कि जो राजा बने, अब जो प्रशासन आप सीख रहे हैं, जो राजा बने वो नाम मात्र का हो और शक्ति किसके पास हो, वैसे बन जाए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लेकिन निर्णय कौन ले? दुनिया। प्रधानमंत्री बन जाए मोदी जी, लेकिन निर्णय कौन ले? उनके ऊपर जो लोग, और वो जो कहें वो काम, अंडरस्टैंड? तो उसको क्या बोलते हैं? किंग मेकर। और जो राजा स्वतंत्र रूप से काम करता है, वो जिसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, तो वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, तो वो अच्छा काम करता है। लेकिन अगर उसको भी अपना हिस्सा चाहिए ना, ये जरूर समझिए, इसलिए किंग मेकर बहुत अच्छा नहीं होता, इंडिपेंडेंटली जो काम करेगा तो ज़्यादा अच्छा काम, अंडरस्टैंड? इसकी ध्यान रखिएगा। लेकिन अब ये क्या करेंगे, अब अपने हिसाब से मसूद सा, बहराम सा, फिर नासिरुद्दीन, हालांकि सब हम उनको बताना नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा सा बताओ, महमूद शाह, ये सब मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अगर तुम कहना नहीं मानोगे तो तुमको हटा देंगे और दूसरे को किंग बना देंगे, तुम नहीं मानोगे तो तुमको हटा देंगे, दूसरे को किंग बना देंगे, अंडरस्टैंड? तो ये पावर चलेगा, उनको देर लगती है, आपको जल्दी हो जाए, जल्दी बैठ अंडरस्टैंड हो रहा ना कि मेकर समझ रहे बच्चों कि मैं जो कहूँ वो करो, अगर तुम नहीं करोगे तुमको गलती से हटा देंगे, दूसरे बढ़ा देंगे। अब हमको बैठने तो हम लालची हैं, हम समझौता कर लेंगे तो ठीक है, हम आपका कहना मानेंगे, बताओ इनको बढ़ा दो गलती। इसमें नुकसान किसका हो? जनता का नुकसान, ठीक है। किंग मेकर को भी बहुत पावर, किंग मेकर भी हैं और उलेमा भी। कल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वही कहा था कि क्या दिल्ली सल्तनत धर्मनिरपेक्ष थी? तो मैंने आपको कल दिखाया भी कि उसमें बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे लोग, हरिश्चंद्र वर्मा कह रहे हैं कि हाँ धर्मनिरपेक्ष था, अब पीएन चोपड़ा क्या कह रहे हैं? धर्मनिरपेक्ष था, वो कह रहे नहीं, सतीश चंद्र क्या कह रहे हैं? अब इसको आपको दिमाग में रखना, सबको कहना है, आपको पढ़ के बताना है और उसके बाद अपना व्यू भी देना है। कमीज का जो मैंने कल एग्जाम्पल किया था, निजामों की जरूरत थी कि दाल में नमक, सब्जी में नमक के बराबर है। कल मैंने एग्जाम्पल दे रहा, याद रख लूंगे किस लिए? वो उसी धर्मनिरपेक्षता के लिए, वो धर्मनिरपेक्षता के एग्जाम्पल है।
कि अगर हम तलवार के दम पे धर्मांतरण करेंगे तो हमको जैसे आटे से उठते समय बाल निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे हिंदुस्तान से हमको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अब देख लिया किंग का वो देखिए, दिमाग देखिए। तो इसलिए इस्लाम का जो विस्तार हुआ यहाँ पर बताते हैं तलवार के बल से नहीं हुआ। जब आप एकेडमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो दूसरे हिसाब से पढ़ेंगे। ज़्यादातर जो गरीब थे, जो नीचे तबके के लोग हाँ, थे, वो जाके वहीं बस गए। वो भी कट्टरपंथियों ने नहीं तब्दील कराया, जो सूफी संत थे, जो उदारवादी थे, और वो जाके गरीबों के बीच में बसे और वहाँ डिस्क्रिमिनेशन था, ये कन्वर्ट हो। और उनको वो स्थान भी नहीं मिला। अभी आगे चल के बताते हैं, उनको बता रहे समझिएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन हमको आज प्रशासन बनाने लगे, लेकिन 4 पिक्चर में कितना खत्म करते हैं, और दूसरा है तीसरा चौथा सल्तनत खत्म करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि फटाफट की किंग को चेंज किया जाए। चेंज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये पावरफुल चरगा किंग मेकर और इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसी का फिर बादशाह सुल्तान बनता है बलबन। और बलबन बनता है तो कब से कब तक बनता है? 1265 से 87 है, 86 है, अलग अलग इतना दिन तक बलबन बैठा रहता है। और बलबन कहाँ से आया? इसी चरगान से आया। तब बलबन कहता है कि बलबन का राजत्व सिद्धांत। क्यों? क्योंकि राजा के पद की, किंग के पद की प्रतिष्ठा गिर चुकी और उसको पुनः राजा के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करना है। तो कहता है कि ईश्वर, राजा ईश्वर की छवि है, ठीक है। और जो राजा कहे प्रजा को उसको आंख बंद करके मान ले, उस पर जिराय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की छवि है, ठीक है। यानी कि राजा को किससे जोड़ रहा है? ईश्वर का रूप है, ठीक है। और दूसरा रक्त और लौ की नींव क्या थी? कि दूसरा ये था कि इसने अपने आप को स्थापित किया, कि अपने आप को बताया कि मैं पश्चिम एशिया के जो एक मशहूर राजवंश था, फरसियाब का वंशज था, मैं उस वंश का था। हालांकि वो नीच वंश का था, लेकिन अब उसको कहना मैं उच्च कुल का, और मैं उच्च कुल के लोगों से ही मेरे दरबार में रहेंगे, मेरे सामने आएंगे, उनसे बात करूँगा, किसी से मैं मिलूंगा नहीं। उसकी लाइन है बलबन की, ऐसा लिखिएगा, कभी लिखना हो राजन सिद्धांत होगा। तो अपने आप को उच्च वर्ग से जोड़ा बलबन ने, यानी आप देखिए बलबन ने राजा के जो पद की गरिमा जो समाप्त हो गई थी उसको पुनर्स्थापित करने के लिए उसने अपने आप को अफरसियाब का वंशज बताया, और बताया कि मैं ईश्वर, पृथ्वी पर ईश्वर की छाया हूँ, मेरा कहना मानिए। और उच्च कुल का हो तो निम्न कुल से उसने अपनी दूरी बनाई, और उसने जांच करवाई। उच्च कुल से मतलब है, ध्यान रखिएगा, उच्च कुल से मतलब है कि ओरिजिनल मुसलमान और डुप्लीकेट मुसलमान। डुप्लीकेट मुसलमान तो जो भारतीय हैं और जो जिन्होंने कन्वर्ट करके अपने धर्म को इस्लाम धर्म, और इस्लाम धर्म में आ गए तो वो भी पदों पर अपॉइंट हो गए, कुछ पदों पर अपॉइंट हो गए। उसने जांच करवाई कि कौन है जो भारतीय से मुसलमान है, हिंदू से मुसलमान, और उसको जांच कराकर उसको निकाल दिया, सरकारी पदों से उसको निकाल दिया कि ये निम्न कुल के हैं, ये उच्च पद पर अपॉइंट नहीं हो सकते। वे कन्वर्टेड मुसलमान और उच्च मुसलमानों को अपॉइंट किया। और एक तो है कि एक व्यक्ति मिलना चाह रहा था और उसने अर्जी दी थी कि मैं बलबन, उसने जांच कराई कि उच्च कुल का निम्न कुल का, तो उसने कहा कि मैं निम्न कुल के किसी व्यक्ति को देता हूँ तो मेरी भावें भूल जाती हैं और मेरे दोनों हाथ तलवार पर रहते हैं। हब दरबार लगवाया उसने, और ईरान के कल्चर पे वो अपने साथ में बॉडी बिल्डर्स को लेके चलता था, जो खुले तलवार, नंगी तलवारें, और बॉडी बिल्डर जिसके कपड़े नहीं होते थे, लंबे 6-6 फुट के अंगरक्षक, इसको सरजानदार बोलते हैं। सरजानदार का मतलब होता है अंगरक्षक। और तब वो चलता फिर जनता के मन में, और उसके एडमिनिस्ट्रेटर जितने हैं, प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं, उनके मन में राजा के पद की प्रतिष्ठा स्थापित हो, जो कि खो चुकी है। अभी तक जो चरगान के माध्यम से जो किंग मेकर्स बने हुए थे, हटाए बैठाए, वो पुनः बलबन ने स्थापित किया। अब आप बलबन को आप ध्यान रखिएगा, उसने उच्च कुल और निम्न कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी का आप नाम सुनिए, इसको नोट रखिएगा।
अलाउद्दीन खिलजी ये तो पहला सुल्तान तो ये है। दूसरा सुल्तान ऐसा है जिसने उच्च कुल और निम्न कुल के बीच का अंतर समाप्त कर दिया। उसने कहा कोई भी मुसलमान होगा उसको हम उच्च पद पर अपॉइंट करेंगे। ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया। उसने कहा हम योग्यता के आधार पर अपॉइंट करेंगे, ये नहीं देखेंगे कौन उच्च कुल का है वो। अब ये देखो बहुत पढ़ने के बाद ही निचोड़ निकलता है, किताब में लिखा हुआ नहीं पड़ेगा। इसको नोट कर लेने, सवाल पूछा जाएगा तो जवाब आप देंगे तीनों का। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए। और मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं को भी उच्च पद पर अपॉइंट किया, पहला शासन। पूछे ये कौन सा सुल्तान था जिसने हिंदुओं को उच्च पद पर अपॉइंट किया? मोहम्मद बिन तुगलक। इससे पहले हिंदुओं को उच्च पद पर अपॉइंट नहीं किया ही नहीं जाता। 1325 से 1351 का पीरियड है मोहम्मद बिन तुगलक का, इस बीच में अपॉइंट किया गया हिंदुओं को। और अभी तक तमिल आपको तुगुदीन ऐबक से पढ़ के चलाएंगे 1325 तक, गयासुद्दीन तुगलक तक, यहाँ पर हिंदुओं को अपॉइंट नहीं किया गया। ठीक है, तो तीनों के बीच में। तो अब इसके बाद बलबन की डेथ हुई, तो फिर उसके बाद शमसुद्दीन कयूमर्स और उसकी हथिया जलालुद्दीन खिलजी बनता है। तो खैर ये तो पॉलिटिकल हिस्ट्री है। अभी जब प्रशासन पढ़ाएंगे आपको तो प्रशासन बताएंगे कि लोगों ने कौन से पद बनाए, प्रशासन ने कौन से सुधार किए, ये जानते हैं। तो ये तो पॉलिटिकल आप अपना पढ़ लीजिएगा। कुछ बताया मैंने कमीज के बारे में, बलबन के बारे में, उसको नोट किया। अब इसके बाद है खिलजीवन। सर हाथ से ऐसे करेंगे तो अपने आप मिट जाएगा बस। हाँ ऐसे करने पे मतलब बिना इरेजर के। अब सर पेन तो ये जो इतना मैंने बोला, ये समझ में आया? ये नेट में पूछा था ये सवाल, कौन डिस्क्रिमिनेशन करता था, कौन नहीं करता था। हिस्ट्री से जब हम नेट दे देंगे तो वहाँ ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे कि तीन के बारे में बताया कि बलबन था, उच्च और निम्न में अंतर क्या, उसने जांच करवाई, बाहर करा दिया। फिर समय बीता, अलाउद्दीन खिलजी आया, उसने कहा कि नहीं उच्च और निम्न मतलब कुछ नहीं, जो योग्य होगा उसको हम नौकरी देंगे, दिया उसको। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए, तो उन्होंने धर्म भी देखा कि हिंदू और मुसलमान, तो सबको उसने अपॉइंट किया। हिंदुओं को भी मतलब अपॉइंट किया उच्च पद पर। जैसे आज के समय में IAS की वैकेंसी निकले तो अब सभी लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैटेगरी बनी हुई है और जो लोग क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम पास करेंगे, उनको उस कैटेगरी में नौकरी मिल जाएगी। कोई चीज़ फिक्स नहीं है, किसी फिक्स की गई है वो 1991 के बाद। वो इसलिए की गई कि लोगों को सबको बराबर किया जाए। अगर बराबर नहीं किया जाएगा तो भारत चलेगा नहीं, भारत तुरंत विद्रोह हो जाएगा, टूट पड़ जाएगी। ठीक है, जिसे आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में सोचना है, आपको एक कॉमन पीपल की तरह नहीं सोचना। तो कॉमन पीपल की तरह सोचेंगे, उस सड़क पे बात करते हैं, उस बात का कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन आप जब आप एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बना सोचेंगे तो उसकी वैल्यू होगी। सरकार चल पाएगी, सरकारें नहीं चल पाएगी। अभी आप लोग मतलब में क्या हो, यहाँ भी तो सरकार तब चलेगी जब बिल्कुल बैलेंस करके चलेगा, सबको बैलेंस करके चलेगा तब सरकार चलेगी स्मूथली। जैसे डिसबैलेंस होगा डेमोक्रेटिक बचे विद्रोह हो जाएगा। और जब मास विद्रोह करता है तो सरकार, पुलिस, जब एक विद्रोह का थोड़ा सा जब इंदिरा गांधी के खिलाफ विद्रोह किया JP नारायण ने, श्री बुद्ध ने कहा था कि मैं सैनिक और पुलिस से ये निवेदन करता हूँ कि वो सरकार के आदेश का पालन ना करें। इतने लाइन से कहा। और अगर पुलिस, सेना और पुलिस सरकार के आदेश का पालन ना करे तो क्या होगा? इंदिरा गांधी डर गए, तुरंत आपातकाल लगा, सबके पावर सीज, आपातकाल चला। इसके बाद देखिए खिलजी बनता है। खिलजी बन कब से कब तक है? 1290 से 1320। ठीक है, इसमें जलालुद्दीन खिलजी बूढ़ा था जब गद्दी पर बैठा और उदार भी था। ध्यान रखिए, एक लाइन है, कहीं तो दिखा दूँ, बहुत बढ़िया लाइन है। और अच्छा, जब मैं कोई चीज़ लिखाऊंगा तो बताना कि तुम्हारी किताब में लिखा कि नहीं, ये जरूर मुझे बता दें। इससे हमको पता चलेगा कि उसमें हमारे में और उसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा लिखा।
मतलब इतना ध्यान रखो कि जलालुद्दीन बुजुर्ग था और उदार था, उसके समय में भी कई विद्रोह हुए, तो वो विद्रोहियों को पकड़ता तो था लेकिन छोड़ देता था, कहता था माफ़ी मांगो छोड़ दो, और दोबारा गलत काम नहीं करूँगा। मलिक छज्जू का विद्रोह है तो, और बूढ़ा भी था 70 साल का था वो जब वो गद्दी पर बैठा। और मैंने आपको बताया कि जो बहुत से हिंदुओं के त्यौहार थे उस समय भी दिल्ली में मनाए जाते थे, और जैसे मूर्ति विसर्जन वगैरह, तो कभी भी उसमें रोक नहीं लगा सबको, मतलब एक कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के ढंग से हो सकता। अपना उसका जो दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, उसको उसने कहा था कि उसके बिना पूछे वो चला गया था दक्षिण भारत पर अटैक, और वहाँ से वो बहुत माल जीत कर लेते रहा, और उनको बताया नहीं जलालुद्दीन, और जलालुद्दीन को जब इसकी सूचना मिली, जो कि दामाद भतीजा भी था, भाई भतीजा तो ब्लड रिलेशन को छोड़ के बाकी तो शादी कर ही सकते, तो दूध का मंत्र बताते हैं इस्लाम धर्म, एक ही माँ के बच्चे ना हो, चाचा के बच्चों को शादी हो सकती। हिंदू धर्म ऐसा नहीं है, इस्लाम धर्म ऐसा है, होता है। अब देखो संस्कृति की लड़ाई होती है, कल्चर जो जिस कल्चर में पैदा हुआ, जिस कल्चर में जिसकी परवरिश हुई, वो उसी कल्चर को अच्छा, यानी कि आप भाग्य से, आप विभाग से जहाँ पैदा होगा वही आपके लिए अच्छा। क्योंकि आपको वो शुरू से ही बचपन से ही उसी में आपको, क्योंकि तो आप मैं जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक क्यू टीवी एक चैनल आता था, तो क्यू टीवी चैनल आता था, तो उसमें जो बकरा ईद का त्यौहार मनाया गया तो उसमें दिखा रहे थे, तो उसमें गाय का, तो छोटे छोटे बच्चे थे तो उसमें दिखा रहे थे, लाइव में देख रहा था, तो उसको काटना था, बलि क्या करते हैं, बलि देते हैं, बलि नहीं कहेंगे और कुछ कहेंगे जवान जगह तो करेंगे, तो छोटे छोटे बच्चों को दिखा रहे हैं कि इसकी पूछ मत छुओ, इसको ऐसे मत करो, ऐसे करो। तो मैं वही तब सोच रहा था कि करीब कांग्रेस की सरकार 2004 से 2014 तक थी, इसी के बीच की बात है, और वो सब चीज़ें अब बैन कर दिया गया, अब नहीं आता है। जब से बीजेपी की सरकार आई, वो चैनल, वो जो एक वो नेता थे उसके तकलीफ करते थे, वो भूल गया, पीस टीवी और PTV करके आते थे, तो हम वही सोचते थे कि देखो बच्चा इस कल्चर में पैदा हुआ, इसी कल्चर में बड़ा होगा, तो उसको गाय काटने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, और हम जिस कल्चर में पैदा हुए तो हमको सिखाया जाएगा गाय माता है हमारी, गाय को दूध देती, ये नहीं सिखाया जाता कि बैल पिता है, तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बैल पिता है, गाय माता है, दोनों को सिखाना चाहिए, अधूरा क्या नहीं देना चाहिए, तो हम जब सिखाते हैं तो अब हम हमारी आस्था उस पर हो गई। अब दोनों के बीच में जब दोनों बड़े हो तो दोनों में कल्चरल डिफरेंस है, तो क्रैश हो, उनको लगता है हम सही हैं, हमको लगता है हम सही। अब इसका निर्णय कैसे होगा कि हम दोनों में बैठ के बात कर लें, और सही क्या है इस पर निर्णय कर लें, तो कुछ हल निकल जाए, और इसी का फायदा पॉलिटिकल पार्टी उठाती है, सरकारें बनाती हैं। लेकिन गलती इसमें किसी की नहीं है, बचपन से ही जो जिस माहौल में वही तो सीखेगा, हम बचपन में जिस माहौल से, लेकिन जब एक लॉजिक पे आएंगे बड़े होने के बाद, तब हम सोचेंगे सही क्या गलत होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो ये दूध के बाहर आया था और उसके बाद ये पैसा दिया नहीं, जैसे इसमें कर होता है इस्लाम धर्म में, जजिया, जकात, खराज, खुम्स और उस, ये 5 कर हैं। तो अभी तक जितने आंकड़ों जजिया, जकात, खराज, खुम्स और उस नहीं याद है तो लिख याद कर लेना, जजिया, जकात, हाँ याद है तो ठीक कर लेना, तो जो उस रहे एक कर, जजिया एक कर है उस, तो ये जो टैक्स है, ये इसमें जैसे जिन सैनिकों से गोली ने आक्रमण किया, गजनबी ने आक्रमण, तो इनके ये सैनिकों को कोई सैलरी तो देते नहीं थे कि हम तनख्वाह दे रहे परमानेंट सैनिक हमारे, तो ये सैनिक क्यों आएगा इनके साथ, तो वो कहते थे कि हम तो जिहाद करने चल रहे हैं, अगर आक्रमण किए और हमको मिला 100 रुपया लूट का माल, तो 80 रुपया सैनिकों में बच जाए, और 20 रुपया किसको मिलेगा, 3 को मिलेगा या सुल्तान को मिलेगा। ये 80 रुपया, और अगर मर गए तो जन्नत, ठीक सीधा सीधा फंडा था, कोई तनख्वाह तो देते नहीं थे। वैसे 100 रुपया लूट का माल, 100 किलो सोना मिला मंदिर से, तो 80 किलो सोना हम दे देंगे किसमें, सैनिकों में, जो हमारे साथ आए लूट में कर।
कभी भाई कोई क्यों आएगा किसी की मदद करने, क्यों लूटने जाएगा? और जो 20 किलो बचेगा वो हम रख लेंगे, 3 रख लेंगे, तब तो से निकालते थे। तो ये उस रहे तो बिना इनसे पूछे जलालुद्दीन खिलजी जो सुल्तान थे, इनको कड़ा मालिकपुर का इलाहाबाद के पास प्लेस है, वहाँ का सूबेदार बनाया, गवर्नर बनाया, इक्तादार बनाया, और बिना पूछे ही चले गए दक्षिण भारत पे आक्रमण कर दिए। और दक्षिण भारत में अपार धन संपदा थी, मैंने बताया अपार धन संपदा क्यों थी दक्षिण भारत में? क्योंकि पूरा दक्षिण भारत व्यापार होता था, और वहाँ से मसाले जाते थे, और उसके बदले में वहाँ पर सोना आता। कोई 100-200 का नोट उठा ले, सोना देते थे और मसाले ले जाते थे। तो वहाँ सोना चांदी की भरमार थी दक्षिण भारत। तो ये गए वहाँ लूटे देवगिरी को, और लूट कर आए। तो इनको नहीं बताया अपने ससुर जी को, तो ससुर जी को पता चला, तो ये भी बिना बताए पहुँच गए, मेरा हिस्सा ला। तो कहा अच्छा आओ 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 आओ, पता यानी कि अपने ससुर को मार जलालुद्दीन को 1296, यानी कि 6 साल से शासन, 1296 से 1316 तक औरंगजेब ये शासन किया अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी महत्वाकांक्षी शासन था, इसने शासन किया और साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे दक्षिण भारत को इसमें मलिक काफूर इसका एक बहुत है, जिसको गुजरात में कहा जाता है मलिक काफूर। ये था ये आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, इसको पकड़ा मलिक अलाउद्दीन खिलजी, इसको अपने साथी रखकर जानो इतिहास पढ़ना तो सब जानो। जैसे हम लोग क्या है कि बच्चों को पढ़ाया था तो थोड़ा सा पढ़ा दिएगा, ज़्यादा नहीं पता, दिमाग कैसे खुले। हम लोग और क्लास देखो, अभी जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र का, तो उन्होंने बताया कि कौन से देश आगे क्यों बढ़ गए और कौन से देश पीछे क्यों गए। तो पीछे इसलिए रह गए क्योंकि भारत जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर सिर्फ दोनों तरफ से एजुकेशन नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं होता, बस सिलेबस तैयार करके आप उनको पढ़ा दीजिए, तो नया कैसे है, इसलिए पीछे। और जो देश आगे हैं वहाँ पर डिस्कशन है, वहाँ पर और डिस्कशन बहुत मस्त टू वे। हमारे यहाँ टीचर बच्चा अगर क्वेश्चन पूछते टीचर से, तो टीचर को लगता कि मेरी बेइज्जती हो, चलो जितना अरे नहीं आ रहा तो पढ़ो जानो। ये पता नहीं कौन सी परंपरा चली है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए, टू वे होना चाहिए। यहाँ इनको मारने के बाद बहुत बुरी तरीके से मारा, उसका सर काट दिया और भाले में लटका के वहाँ से चला इलाहाबाद से दिल्ली तक गए। और जो पैसा जुटा था, जितने इसके ब्यूरोक्रेट्स थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, उन सबको खरीद लिया पैसा, सब इसको आके दिल्ली में फिर किंग बन गया, सुल्तान बन गया। और सुल्तान बनने के बाद फिर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी कि अब आप देखेंगे कि आप बलबन तक आप देखेंगे कि बलबन तक अगर दिल्ली का साम्राज्य जितना बड़ा था, अलाउद्दीन के साम्राज्य उसने उत्तर भारत को भी जीता और दक्षिण भारत को जीता, लेकिन दक्षिण भारत को सल्तनत में मिलाया, सल्तनत में सिर्फ उनको अपना क्या बना लिया, सामंत बना दिया कि आप हमको सिर्फ टैक्स दीजिए और इसके बदले में हम आपके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाएंगे, यानी कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को अपना छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और जो 4 राज्य थे दक्षिण भारत के, चारों हिंदू राज्य, उनकी रानी को भी ले आया, उनसे शादी भी कर दिया, देवगिरी की रानी को, कर्णावती नाम था, गुजरात की रानी को ले आया, तो उनकी एक बेटी भी पैदा हुई, देवल देवी नाम था। इसका एक लड़का था खिज्र खां, अलाउद्दीन खिलजी का, दोनों का प्रेम प्रसंग है, अमीर खुसरो ने किताब भी लिखी हुई, देवल दोनों के प्रेम की चर्चा है, उस किताब का नाम। अमीर खुसरो ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, लैला मजनू भी लिखा है, देवल देवी खिज्र खां लिखा है, नूह सिपीरर लिखा है। किताबों के नाम आते हैं, किताब के नाम लिख दिए जाते हैं और इधर राइटर का नाम लिख दिया जाता है, कहते हैं मिलाई दिया। ये सब अगर आप लोग एग्जाम देते होंगे तो देखते होंगे, ठीक है। मैं इसको भी बता दूंगा कितनी ढेर सारी किताबें लिखी गई हैं और राइटर को, लेकिन वो धीरे धीरे, लेकिन अभी हम सिर्फ ऐसे शॉर्ट में चल रहे हैं कि आपको वहाँ तक दूरी तक पहुँचा दें। तो अब यहाँ इसकी तो ये अब आप ये पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को उत्तर भारत में और
दक्षिण भारत में पढ़ाया। इसी अलाउद्दीन खिलजी में आप चित्तौड़ का कहानी पढ़ते हैं, कहानी पद्मावती वाला इतिहास नहीं मानता, इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं। एक अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ अभियान था 1303 का, लूटा उसने, और लूटने के बाद उसका नाम बदल के खिजराबाद रख दिया। एक क्वेश्चन पूछता है कि चित्तौड़ का नाम क्या रखा, तो उसका नाम खिजराबाद रख दिया 1303। ये सवाल तो पूछा है कई, और उसी में है कि पद्मती है वो कर लेती हैं। अमीर खुसरो इसके साथ में था। इस जो ये घटना घटी है, लेकिन उसने अपनी किताब में कोई वर्णन नहीं किया इस घटना का। क्योंकि अगर घटना घटी थी जौहर की तो उसको लिखना चाहिए था। हाँ, लेकिन रणथंभौर पे जो आक्रमण किया, चित्तौड़ से पहले रणथंभौर पर, वहाँ पर अमीर खुसरो ने अपनी किताब में उल्लेख किया है कि वहाँ की महिलाओं ने जौहर कर लिया। लेकिन चित्तौड़ की घटना का कोई उल्लेख उसने। तो पद्मावत जो है, पद्मावत एक किताब है, और पद्मावत किताब लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने, जो कि आग के अंधे थे और सूफी कवि, सूफी। और वो कब लिखी, कब ये घटना 1303 की है, और मलिक मोहम्मद शेरशाह सूरी के संतान, और शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड क्या है 1545 से 45 के बीच में। मतलब जिसमें दिल्ली का शासक था, और तो पुराना है, ये बाबर से भी बड़ा था शेरशाह सूरी। तो हम लोगों ने जब इतिहास पढ़ा है, तो सब इतिहास के टीचर कैसे बने, इतिहास में घुसे ना एक चीज ये भी देखे कि किस सन में पैदा हुआ था, तो बाबर से छोटा होगा कि बड़ा होगा, कि बाबर से इसका संघर्ष है। मतलब वो कोई टीचर हमको नहीं पढ़ाया, वो किताब से पढ़ के खुद से दिमाग में, हम बोल रहे हैं अगर, तो खुद से पढ़ के सीखा, खुद से मेहनत किया, खुद से तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको सिर्फ टीचर रास्ता दिखाया, और वही एग्जाम में काम आता, पढ़ने का तरीका सीखेगा। हाँ, तो अब बताइए, अब लिखी गई है पद्मावत, और इस पद्मावत में पद्मती इस घटना का उल्लेख। और उस समय जो घटना घटी है 1303 में, उस समय कोई भी रिसोर्स नहीं, तो उसको हम वो सही था कि गलत था, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और इसका इस्तेमाल इसको जैसे करना हो, किसी को राजनीतिक इस्तेमाल करना हो तो सामने ले आए, नहीं करना हो तो पीछे कर दें। लेकिन एकेडमिक आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि वो तत्कालिक कोई सोर्स, उसी में मूवी जो निकली है, इसलिए उसको पद्मावती नाम रखे, उनको बदलना पड़ा, पद्मावत करना। ठीक है। और मैंने पढ़ा था कुछ और उनके बारे में, उसको याद नहीं आ रहा है। वो सूफी साहित्य जो होता है, तो थोड़ा सा बता दें आपको। सूफी साहित्य में जो ईश्वर है और जो मनुष्य है, इसके बीच में प्रेमी और प्रेमिका का संबंध आता है। प्रेमी और प्रेमिका, ईश्वर को मानते हैं कि हमारी वो प्रेमिका है और हम प्रेमी है, जितने भी साहित्य हैं। जैसे आप कृष्ण और अभी कृष्ण को देखते हैं, तो जितनी महिलाएं हैं वो कृष्ण को अपना प्रेमी मानते, और विदो हो गई उसके बाद तो कहीं हमारे पति हैं। आप मथुरा चले जाइए वृंदावन में, तो जितनी विदो औरतें हैं वो कृष्ण को अपना पति मानती हैं और वहीं रहती हैं, उन्हें वहाँ भोजन पानी सब मिल जाता है। तो वो कहती हैं हमारे पति हैं। जब मीराबाई को वो कृष्ण को अपना बन पाएंगे, हाँ, मतलब भक्ति है। जैसे भक्ति का मतलब ये होता है कि सरेंडर योरसेल्फ विदाउट क्वेश्चनिंग, सरेंडर योरसेल्फ विदाउट, अपने आप को समर्पित कर दीजिए बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी तरह के, वो भक्ति, उस भक्ति। और वही भक्ति सूफी में, अगर सूफी पढ़ाएंगे आपका है इसमें सिलेबस में, तो आपको समझ आएगा। तो वो जो किताब लिखी उन्होंने, सूफी कवि थे, तो उसमें वो ईश्वर और इनके दोनों के संबंध, जैसे अमीर खुसरो सूफी कवि थे, उन्होंने किताब लिखा कि अरे साहब तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला। ये गाना सुना होगा, अमीर खुसरो का है। मतलब ईश्वर, आप कोई सुनेगा उसको जाकर सुनिएगा आप यूट्यूब पर, इस कव्वाली को, आप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिला। और कोई नौजवान बच्चा जो नहीं जानेगा इसको, तो वो हर चीज़ अब किसी लड़की से लगाएगा, मतलब उसका अपने आप को प्रेमी मानेगा, किसी लड़की को का प्रेमी मानेगा, उससे उसका अर्थ निकालेगा। और उसका रियल मीनिंग क्या है कि वो प्रेमी मतलब किसका है, गॉड का, उससे प्रेम करके अपने आप को समर्पित करो। इस पूरे गाने को सुनिएगा, हिंदी में इसका मतलब
मैंने किया है, इसमें मुझे याद है, लेकिन बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मैं अपने बच्चे को सुनाता हूँ, बेटी है मेरी, लेकिन उसको मैं बताता हूँ कि देखो ये प्रेम कौन सा प्रेम है, ये ईश्वर वाला प्रेम है। और जो पेरेंट्स नहीं बताएंगे अपने बच्चों को, वो बच्चे क्या हो जाएंगे, मिसगाइड हो जाएंगे, मिसगाइड हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि जिस कल्चर में जो पैदा होता है उसी कल्चर में उसका डेवलपमेंट और उसको वो अच्छा लगने लगता है। तो कल्चर तो पेरेंट्स ही सिखाएंगे अपने बच्चों को। तो ये तुमको बताने का श्रेय कि गाना सुनो तो गाने का भी मतलब भी निकालो कि जो लिख रहा हो उसके दिमाग से, उसके दिमाग में क्या है, उसको सोच के वो लिख रहा है। तो इसके अंदर चित्तौड़ वाली घटना जो है वो सही है गलत है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आप बता सकते हैं कि अमीर खुसरो जो था उसने कोई अपनी किताब में वर्णन जो उस युद्ध में मौजूद था अलाउद्दीन खिलजी ने उसको तूतीय हिंद, भारत का सुख ऐसी उपाधि, भारत का तोता, तूतीय हिंद का मतलब क्या हो गया, भारत का तोता। और उसने शायद ये भी लिखा था कि गर फिरदौस जमी अस्त अमीयस्त अमीयस्त अमीयस्त, इसका मतलब था कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है यही है यही है। अमीर खुसरो भारत में सूफी का भी देखे ना, वो कट्टरपंथ यहाँ सूफियों में कट्टरपंथ कहाँ होगा, उलेमाओं में, मौलानाओं में, मुल्लाओं में। लेकिन जहाँ सूफी जैसे रजिया सुल्तान को किसने मारा, उलेमाओं में। उनको नहीं पसंद था कि अरे मैं बैठा हूँ यहाँ और ये आके कोट पहन करके कुर्सी पर महिला हो, उन्होंने षड्यंत्र किया, कॉन्स्पिरेसी किया। और अलाउद्दीन खिलजी की एक बहुत अच्छी एक पॉलिसी है बाजार व्यवस्था। सबसे ज़्यादा जो आक्रमण हुए मंगोलों के, करीब 6 आक्रमण हुए, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए भारत में। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में आक्रमण हुआ और एक आक्रमण ऐसा था जिसमें तो वो उसको लगा कि मैं मर जाऊँ, मार डाला था, तो वो भागा वहाँ तो भाग कर छुप गए, तब बचा। और किताब में उन्होंने लिखा कि मंगोलों को शायद ये नहीं पता था उनको घेरा डालने की जरूरत है। युद्ध होता है, एक आमने सामने की लड़ाई होती है, लड़े चले गए। एक तो आपने दूसरी छवि आपने गोरिल्ला वार आपने सुना, दो और तीसरा होता है घेरा डालना, जो आपने पद्मावती अगर पिक्चर देखेंगे पद्मावती, तो उसमें आप देखेंगे कि वो ऊपर तो महल बना हुआ लेकिन नीचे वो घेरा डाला और 6 महीने तक होता है। और क्यों बैठा हुआ कि रसद पानी खत्म होगा, पानी खत्म हो जाएगा, खाने का दाल चावल खत्म हो जाएगा, तब तो गेट खोलेंगे, अब खोलेंगे वहाँ तक होते हैं। तो लिखा है हमें कुछ ने कि शायद मंगोलों को घेरा डालने के बारे में जानकारी नहीं थी ना, तो ये अलाउद्दीन खिलजी बच गए। तो बच गए तो उन्होंने कहा कि अब आगे से मंगोलों से हम रक्षा कैसे करें। 6 चीज़ों का नाम भी याद रखिएगा, तो तारकी है, ख्वाजा है, कादर है, ऐसे करके 6 हैं। देखिए किताब में लिखेगा लेकिन सही होगा। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा कौन से सुल्तान के शासनकाल में मंगोलों के आक्रमण हुए, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। और इसीलिए अब याद कैसे रहेगा, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेंट्रल आर्मी रखी, केंद्रीय सेना। और पाकिस्तान ने लिखा है उसमें करीब 4,75,000 सैनिक। अब 4,75,000 सैनिक रखेगा तो उनको पे करना पड़ेगा, तो पे करने के लिए उसने बाजार व्यवस्था बनाई थी। बाजार, और ये कोई क्वेश्चन आपसे ना पूछेगा लेकिन सिविल सर्विस में ये सवाल जरूर पूछता है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था क्या थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार का निर्माण किया, 1 बाजार, 2 बाजार, 3 बाजार, यहाँ तक घोड़े, दासों और मवेशियों का भी बाजार बना दिया, सराय एतल बना दिया, ठीक है, और सब बाजार अलग कर दिया। और आपको सीखना, और उसमें राशनिंग सिस्टम की शुरुआत की, वस्तुओं की कीमत निर्धारित कर दिए। अब बाजार में उसने अपने जासूस हुए, उसको क्या कहते हैं, उसको गुप्तचर को, उसको मुनिया कहते हैं, मुनिया, और वो जो घूमते रहते जैसे अभी कहते हैं, और वो ये पता करते थे कि कोई कम ज़्यादा तो नहीं तोल रहा है, उसकी बाकायदा जांच करते थे, और अगर कोई करता था कम ज़्यादा तो उसके शरीर से उतना मांस, इतना डर था, इतना दहशत था कि जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित था तब तक उसकी, एक है किशोरी शरण लाल,
नाम है KS लाल, हिस्टोरियन है, उनका विशेष काम अलाउडिंग की रिसर्च, KS लाल, किशोरी सरन लाल, उन्होंने पूरा इसका काम किया। उन्होंने लिखा कि जब तक अलाउड की जीवित है तब तक उसकी जो बाजार व्यवस्था है वो जीवित रही, उसके मरने के बाद वो असफल हो गई। तो बाजार व्यवस्था में क्या था, जैसे बाजार की व्यवस्था का मतलब क्या है कि अब सैनिक है, सैनिक का उसने वेतन निश्चित कर दिया, 278 टन का ऐसे कुछ किया कि जो अब 1 घोड़ा होगा, 2 घोड़ा होगा, जैसे जो सैनिक को 1 घोड़ा रखेगा, कोई सैनिक 2 घोड़ा रखेगा, तो दोनों के 238 और इसमें जो है 50 टन का बढ़ा देता है, हमें क्लियर नहीं हुए इस समय, तो मतलब टंका और जीता लेकर चलता था उसमें सीख। अब कोई नौकरी कब करेगा किसी, जब उसकी इनकम जो होगी और उसी में उसका जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। जैसे हम किसी को नौकर रखे 3000 रुपये महीने, तो 3000 रुपये में कब तक काम करेगा, जब 3000 रुपये में अपना जीविकोपार्जन वरना अगर उसको कहीं 5000 मिलता है तो छोड़ के फट से चला जाए। तो अब हम कैसे, हमको लगातार मेरे ऊपर आक्रमण हो रहा है। अब दिल्ली कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम से आक्रमण हो रहा है यहाँ दिल्ली। अब हमको अपने आप को सुरक्षित करना, हम बचेंगे तो हमको आर्मी रखनी पड़ेगी, अब आर्मी सेंट्रल आर्मी रखनी पड़ेगी जो दिल्ली में ही रहे। एकता व्यवस्था में क्या है कि एकताधार अपने यहाँ सेना रखते हैं और जब जरूरत होती है तो वो उनको बुला लेते हैं और सेंट्रल आर्मी में उसके साथ में जाकर काम करते हैं। तो अब पहला सुल्तान था जिसने सेंट्रल आर्मी रखी अलाउड की, पहला सुल्तान था जिसने केंद्रीय सेना रखी 4,75,000। तो अब उनको वेतन नहीं देना पड़ेगा, और नगद वेतन देना पड़ेगा, और नगद वेतन दिया उसने, सैनिक रखे नगद वेतन दिया, लेकिन सभी वस्तुओं के दाम उसने फिक्स कर दिए। और कब से फिक्स, उसको इसी को तो थोड़ा सोचना है। जैसे अब फिर कैसे रहेगा, सामान में डिमांड होता है, सप्लाई होती है, तो वह अर्थशास्त्र कहता है। बाजार कब चलता है, डिमांड और सप्लाई। जैसे अभी डिमांड हो और सप्लाई ना हो तब क्या हो, तो महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो बाजार टूट जाएगा। क्योंकि बाजार कब चलेगा, हमारी सैलरी तो हमको देना ही है। अच्छा, बाजार में किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आ जाए तो सस्ता हो जाएगा, उत्पादन हो जाए, और तब भी बाजार डिस्टर्ब होता है ना, सरकार फेल होता है। जैसे तुम सुनते हो कि अरे प्याज 100 रुपये किलो बिक रहा, 200 रुपये किलो बिक रहा, और बिकना कितने चाहिए, 20 रुपये किलो। होता क्या है, इसमें सरकार का फेल्योर है। कैसे फेल्योर है, किसी ने प्याज प्रोडक्शन किया और किसी ने अपने यहाँ स्टोर कर दिया, और जब मार्केट में कमी हुई प्याज की तो वो अपना प्याज 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो बेच रहा। तो जनता को ऊपर पैसे गए ना। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि किसी को स्टोर करने नहीं दूंगा। बाजार व्यवस्था ऐसे नहीं पूछा जाता है। इसीलिए जब आपका बस्ती जिला है ना, बस्ती में जिला पूर्ति अधिकारी होंगे तो चेक करते हैं कितना। अब सरकार ने नियम बना रखा है कि कौन कितना स्टोर कर सकता है। आप अपने घर में स्टोर कर सकते हैं 50 कुंटल चावल, 100 कुंटल चावल, 200 कुंटल चावल, छापा मार के ले जाएंगे सरकार, तो बाजार में कमी हो सकती है। आप कितना स्टोर कर सकते हैं, जितना आपको खाना है, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते ना। ये सब कहाँ से है, ये उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने है। इसके अलावा उसने स्टोरेज बना रखे थे कि मान लो कि अगर प्रोडक्शन, मान लो बारिश नहीं हुआ और उत्पादन नहीं हुआ, और तब लोगों की डिमांड कैसे पूरा करेंगे, तो वही राशनिंग सिस्टम कि तो हम जो स्टोर करके रखे हुए हैं वहाँ से निकालेंगे और मार्केट में। जैसे कोविड आया ना, तो सरकार के पास, सरकार ने राशन बांटा ना, तो राशन कहाँ स्टोर था, सरकार के। अगर वो मेरे घर में होता तो मेरे घर से ले जा पाता है, तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो सरकार ने अपने पास स्टोरेज करके रख लिया, और रख लिया तो वहाँ से फिर ये सरकार ने खरीदा किसान से, अपने पास स्टोर रखा। तो मार्केट में क्या हुआ, भूखमरी नहीं है, उतार हो। अगर आप भूखे होंगे मार डालेंगे खाने को नहीं, एक लोग को समझ आएगा। 50,000 लोग भूखे हों तो किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं है। तो आपको सरकार बनना है ना, आप इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो सरकार बनना है तो आपको बाजार व्यवस्था का पता होगा। आप नगद पैसा आप लेने की कितना अपने घर में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप सोना कितना, सब सरकार ने फिक्स कर रखा है। इतना सोना है लड़की अपने पास रख सकती है,
इससे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा रखेंगे तो पूछताछ होगी। इतना नगद पैसा अपने घर में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रखेंगे तभी तो CBI टर्न से EDI टर्न से कहाँ पर बताओ, तो बता नहीं पाओ तो सब 15 पैसा ले फिर अपने पास रखिए, फिर वहाँ तनख्वाह बांटने की पूरा व्यवस्था चला रहे। तो रही बाजार व्यवस्था अलाउ सब रोटी का दाम, आटा चावल दाल सबका फिक्स कर दिया। किसी को पर्सनल स्टोरेज करने का राइट नहीं दिया। अगर राइट होगा तो सिर्फ सरकारी स्टोरेज कि अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो हम यहाँ से पूरा करेंगे। और बाजारों में वहाँ पे घोड़े भी बिकते थे, दास भी, सब कुछ और सबका रेट उसने फिक्स कर दिया। तो जब तक अलाउद्दीन जीवित रहा तब तक बाजार चला, और उसके मरने के बाद, अब उसके मरने के बाद एक है इसका काफ़ी पॉलिटिक्स होती है, बहुत बुरी तरीके से भी मारा। वो बहुत अच्छा काम तो ये किया ही था, लेकिन अब क्योंकि अपने ससुर को मारा था और इसकी पत्नी से ही इसकी नहीं बनती कि ससुर को, अब वो खैर आपको बताने से कोई मतलब नहीं। मतलब कुल मिला के बहुत परेशान था फैमिली में, कुछ क्या कह सकते हैं अवैध संबंधों को लेकर परेशान था, और उसी तकलीफ में ये बेचारा मर गया। उसके कई बच्चे भी थे, एक और उसमें जो मैंने बताया था मलिक काफूर का बहुत बड़ा, मलिक काफूर को भी मारा किसी ने, अलाउद्दीन खिलजी के लड़के नहीं मारा, तो उनको मारा होगा लड़की। तो उसका लड़का खिलजी था जो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से लगे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। यहाँ से एक सवाल आता है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को उस तरह की दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित? जैसे अभी तक सुल्तान थे सब ना, इसने कहा मैं खलीफा। कुतुबुद्दीन तो पहला सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है। और ये भी ये था आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता है, और नग्न अवस्था में आके बिल्कुल नंगा होके आके दरबार में बैठा था, ठीक है। अब इसको मारा किसने? इसको मारा नुसरत शाह करके। अब यहाँ समझना क्या है, अब हिस्ट्री का टीचर बनना हो, ये नुसरत शाह जो था गडरिया जात का और हिंदू था, अब कन्वर्ट होकर मुसलमान बना, और इसने मारा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और खुद बन गया सुल्तान। और सुल्तान बना तो मंदिर में महल में पूजा पाठ शुरू हो गया, महल में तो जो कट्टरपंथी थे वो फिर यूनाइट हुए। तो अब क्या लिखेंगे कि हिंदुओं का पहला विद्रोह था नुसरत शाह, जो चाहते थे कि सत्ता पलट दें और सत्ता पर हम स्थापित, क्योंकि जबकि अलाउद्दीन खिलजी, देखिए मैंने क्या कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने कहा था कि हम योग्यता के आधार पर देंगे ना, तो इसके मतलब नुसरत शाह कन्वर्टेड था, पद मिला, लेकिन पद मिला तो उसने सोचा कि इनको हम हटा दें और हम शासक दें। तो नुसरत शाह पूजा पाठ शुरू करा दिए, तो फिर इनको हटाया किसने? वही गियासुद्दीन तुगलक, और फिर 1320 से शुरू होता है आपका तुगलक वंश, 1320 से 1412 1388 1412 तक आते हैं। उसके बाद बड़ी बुरी स्थिति थी। अब आपको समझना क्या है, पढ़ रहे हैं, हालांकि मैं तुमको प्रशासन पढ़ाना चाह रहा था लेकिन पॉलिटिकल में, लेकिन अब समझ तो नहीं आएगा। आप तुमको समझना ये है, उनको समझना है कि अब आपको जब यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ तक यहाँ तो आपको पहले मैप देखना है कि कितना बड़ा तुगलक साम्राज्य। आपको मैप देखना है कि हम इस समय खड़े हुए हैं किस सन पे? 1320। तो 1320 में अब आप किताब पढ़ेंगे, सतीश चंद्र का पढ़ेंगे, हरिश्चंद्र वर्मा का पढ़ेंगे, किसी का किताब पढ़ेंगे, अब मैप देखिए, ये देखिए इनके पास मैप की किताब किसी किताब सतीश चंद्र। अब 1320 में आप इंडिया का मैप देखेंगे और उसमें देखेंगे कितना बड़ा तुर्की साम्राज्य, अब कौन कौन बचा हुआ, ठीक है। तो आप देख, अब एरिया मतलब धीरे धीरे बड़ा हुआ, और इसमें सबसे पहले आया गियासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 तक। अब
पूछा था कौन सा सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि सबसे पहले धारण की थी, तो उसका नाम था गयासुद्दीन। ये सब एक नंबर लिखवा रहा है। सबसे पहले नहर 1325 के बाद जो सबसे आप नाम सुनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको इतिहास में पागल बादशाह, पागल मोहम्मद तो जब आप इंटर में पढ़ेंगे तो याद कर लेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा क्या मोहम्मद बिन तुगलक पागल बादशाह थे, बताएंगे। आपको बताना पड़ेगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि था कि नहीं था। नहीं था पागल बादशाह। अगर इसने कोई योजनाएं बनाई थी, अगर वो योजनाएं सफल हो जाती, कहते हैं बर्नी ने लिखा है नाकाम परियोजनाओं का मेधावी करता करता। अरे क्या लाइन लिखी, बड़ा मजा आ गया, एक ही बात याद हो गया। नाकाम परियोजनाओं क्या मेधावी करता था। मेधावी मतलब इंटेलिजेंट, जिसने लिखा है जी आप दिन पर। अरे बहुत कुछ है ये हम जब 3 महीने लगातार एक पढ़ाएं 1 घंटा, तब तो हम 70 मिनट खत्म हो गए। ये तो बहुत साफ में चल, एक एक चीज़ बताऊंगा कैसे परिवर्तन हो रहा है इतिहास में, क्या क्या हो सकता है, लेकिन अब नहीं हो पाएगा इतिहास में। तो ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो नाकाम परियोजनाओं का ये कहा मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, कौन सी योजना बनाई? सांकेतिक मुद्रा, राजधानी अब बताइए आप, सांकेतिक मुद्रा का पिछले मामूली बात था कि कितना बड़ा दिमाग था मुद्रा पे परिवर्तन करना। सोने चांदी के उसमें जो कॉइन्स थे उसको रखवा लिए, तांबे का सिक्का जारी किया, कमी हो गई सोने चांदी इस वजह से। और राजधानी परिवर्तन किया, दोआब में कर वृद्धि की, और कराजिल अभियान, ये 4 योजनाएं हैं। और ये चारों योजनाएं स्पष्ट बनाए थे। अब इसमें राजधानी बनाई दौलताबाद को, क्योंकि उत्तर से जो वो चाहता था कि जैसे राजधानी दिल्ली में, कोई उत्तर में है ना, राजधानी दिल्ली में है इस समय उत्तर। अब जैसे अभी तक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीता तो मिलाया नहीं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जीता तो मिला दिया। तो साम्राज्य जो अभी तक इतना बड़ा साम्राज्य था वो और बड़ा हो गया। तो उसने कहा कि सेंटर में हम राजधानी बना दें, तो इसको भी चेक कर लेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे, और हमारी राजधानी दिल्ली में है तो हमसे दूर होना रहा है। ये पॉलिसी थी उसकी। लेकिन राजधानी ट्रांसफर किया, बहुत लोग नाराज हो गए। तो सरकार की तरफ से अभी मोदी जी ने बंद किया था, नोट बदले, डिमोनेटाइजेशन किया था, नहीं किया? कितने लोग खुश थे उसको क्या फायदा हुआ? तो जितना नोट, अब हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि उसका फायदा क्या है। लेकिन अब फायदा क्या भाई, एक बार सरकार ने कही थी कि भाई जो ब्लैक मनी होगी वो बाहर आ जाएगी, लेकिन आई कि नहीं आई ये नहीं पता चला। जितना नोट रिजर्व बैंक ने जारी किया था उतने नोट रिजर्व बैंक को वापस मिल गए। तो ब्लैक मनी वो नहीं जमा होता, वो डिस्ट्रॉय हो गया होता तो पता चलता। जितना तो लोगों ने क्या किया कि हम जितना हमारे पास 50 नौकर हैं तो 50 नौकर के खाते जमा करवा दिए, तो 50 नौकर जाके भी उस नोट को बदलवा दिए। तभी तो मोदी जी ने कहा था भैया नोट अब तुम्हारे खाते में पैसा आ गया, देना नहीं, कहा था ना। लेकिन जो गुंडा है, बदमाश है, हम उनको पैसा देना दोगे नहीं दोगे, देना नहीं चाहिए नियम था। लेकिन जो गुंडा बदमाश है वो दे देगा, डरवा के दे देगा, धमका के दे देगा, फिर नंबर देगा, तो फायदा उसका निकला नहीं। ठीक है, तो ये सब काम उसने किए थे। राजधानी परिवर्तन किया था कि पूरा मॉनिटर करेंगे बीच, वो भी असफल हो गया। और जो आपने कर वृद्धि, अब वो सूखा पड़ गया जब कर वृद्धि की। अब लोग कहते थे उल्टा, उसने एक विभाग बनाया, पूछा जाता है दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया कृषि विभाग।
और उसमें उसने लोगों से कहा कि हमसे पैसा ले जाओ, तो मुद्रा प्रवर्तन किया, उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा क्या हुआ कि उसने कोई निशान लगाया नहीं, सब लोग नकली और लोगों ने अपने घरों को टकसाल बना दिया। टकसाल का मतलब जहाँ पर सिक्के पॉइंट्स बन बनाई जाए। अभी भी जहाँ भारत सरकार के नोट छपते हैं, हाँ चारों कोने में छपते हैं, Yes. उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, हाँ, उसको टकसाल ही कहा जाता है, उसको टकसाल। टकसाल ही कहा जाता है। हो सकता है भाजपा सरकार वो भी नाम बदल, लेकिन टकसाल मुसलमान है, अरबी नाम है, फारसी नाम है, बदल तो बदले जा रहे हैं ना। वो इंडियन कल्चर के कोड धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो वैसे राजकोष खाली हो गया था। वहाँ से फिर लोगों से कहा कि अपने लाके सिक्का दे जाओ और बदल ले जाओ। जहाँ पर लोग जाली सिक्का दे गए और सब जाली दे गए, तो और उसके बाद भी जब दुआ में कर वृद्धि की इनकम बढ़ाने के लिए, तो वहाँ सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया तो पैसा मिलेगा इससे क्या कैसे से। तो उसने कहा कि अब किसी को अगर विस्तारित करने से आप फिर तुमको आज का एग्जाम्पल, जैसे आज सरकार है, तो आज सरकार खाद पर सब्सिडी दे रही है, आपकी सिंचाई की व्यवस्था कर रही है। सरकार अगर नहीं करेगी व्यवस्था तो उत्पादन नहीं हो तो क्या होगा? सरकार कहाँ से, अगर उत्पादन नहीं होगा तो सरकार रह पाएगी? सरकार की गर्ज है या सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उत्पादन करवाए, इसलिए वो किसानों को तमाम प्रकार की सुविधाएं देती है। अंडरस्टैंड? यानी किसकी गर्ज है? सरकार तो सरकार तुमको ऊपर रहना है तो तुमको नीचे की व्यवस्थाएं, सही तुमको सरकार बनना है, सरकार का पार्ट बनना है, जिम्मेदारी। तो सरकार किसानों को ऋण देती है, कहती क्रेडिट कार्ड देती है कि पैसा नहीं है बैंक से जाओ, क्रेडिट कार्ड बनाओ, वहाँ से पैसा लेकर आओ, बीज लेके आओ, वहाँ पर भी सब्सिडी। सिंचाई की भी व्यवस्था, नहर खुदवा रही है, नहर बनवा रही है, नहर में पानी। इस सरकार ने 2000 रुपया 2 महीने पे दे रही है कि जब रबी की बुआई हो, कि खरीफ की बुआई हो, तो कम से कम अपने खेत में आप 20 खरीद के लाके बोलिए, और तभी उत्पादन हो रहा है। अब उत्पादन हो रहा है तो मतलब बाजार चलेगा, बाजार। क्योंकि जिस दिन बाजार नहीं चलेगा उस दिन क्या होगा? विद्रोह। उस दिन आप देख ही रहे हैं भाई, जिस दिन आपको खाना नहीं मिलेगा, एक लोग को नहीं मिलेगा तो शोषित होगा, और 1 लाख लोग को नहीं मिलेगा तो अल्लाह मच जाएगा। तो सरकार ही बैठी रहती है उसके उत्पादन को मैनेज करने, इसीलिए वो खरीदती है और रखे रहती है कि पहुँचा देंगे, नहीं हुआ उसको रखें, किसी का सूखा पड़ गया तो इसलिए। लेकिन और जो उसने लोन दिया लोगों को, वो लोन जिसको पहुँचना चाहिए उन लोगों तक भी नहीं पहुँचा। उसने जो अपने अधिकारी अपॉइंट कर रखे थे उस विभाग में, वही पैसा तो उसकी सारी योजनाएं लगभग गवर्नमेंट की शुरू किया, लेकिन वो था बहुत में डाली। उसने कहा कि अगर वो बिजली योजनाएं बनाई थी, अगर वो सब, जैसे अब उसने कहा कि हम कराची पे अपना करेंगे, और अब यहाँ उसने पूरी सेना को खड़ी करी, एडवांस उसको वेतन दे कि जगह की लड़ाई, फिर उसको कैंसिल कर दिया, युद्ध किया ही नहीं। तो कहते हैं कि एक मतलब योजनाएं तो उसने बहुत अच्छी बनाई, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं किया। अब क्यों असफल हो गया? उस समय की ऐसी कुछ परिस्थितियाँ नहीं, असफल हो गया। लेकिन इससे हमको सीख क्या मिलती है? हमको सीख ये मिलती है कि मैंने कहीं सुना था कि हमें योजना, एक जो IAS होता है और जो टीचर होता है दोनों में अंतर क्या है? कहते हैं टीचर बहुत बड़ा फिलॉसफर हो जाता है, लेकिन एक IAS जो होता है वो बहुत अच्छा प्लानर होता है। प्लानर, मेरी उम्र अभी 20 साल है, तो हम 25 साल की उम्र में क्या करेंगे ये हम आज सोचते हैं। हम 30 साल की उम्र में क्या करेंगे हम ये आज सोचें। 30 साल की उम्र में मेरे कितने बच्चे होंगे ये हम आज सोच लें। मेरे बच्चे का बर्थडे कब मनाया जाएगा, ठंडक में कि गर्मी में, ये हम आज सोच लें। और हम जब रिटायर होंगे तब क्या करेंगे वो हम क्या कब सोच लें, आज सोच लें। तो IAS वो होता है जो एक अच्छा प्लानर होता है। इसलिए अगर आप प्लान नहीं कर रहे तो प्लान करना आगे से शुरू करें कि आप उम्र कितनी है और आप 40 साल के होंगे तब आप क्या करेंगे, आप 45 साल के क्या, तो उसके लिए अभी से काम करना शुरू कर दें। और टीचर क्या होता है? टीचर तो फिलॉसफर हो जाता है, दोनों में वो करना होगा। IAS बहुत स्मार्ट होता है। टीचर दर्शन, फिलॉसफर का मतलब दर्शन, वो हर चीज़ का दर्शन में साक्षात्कार करने में लगे, वो प्लानर नहीं होता। इसीलिए टीचर से भी स्मार्ट होता है, ऊपर होता है। बनाता तो टीचर ही है, लेकिन वो तभी बनता है जैसे तुमको मैं अकेले ज्ञान दे रहा हूँ ना, तुमको लेकिन 10 टीचर सिखा रहा है,
कोई दूसरे सब्जेक्ट का एक्सपर्ट आएगा वो दूसरा चीज़ सीखेगा, और एक बंदे में 10 चीज़ें एक्सपर्ट, वो ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सीखिए और प्लान करना जरूर सीखिए। बहुत जने बहुत पढ़ लिए ना, 40 साल के लोग अपने ब्याह नहीं होगा, आप कहीं ब्याह करेंगे तो कहेंगे अब बुढ़वा ब्याह के 40 साल बहुत तो प्लान किया नहीं उन्होंने। मेरे साथी लोग हैं 40, 41, 42 साल के हो गए और बाल भी चला गया, अब वो कह रहे हैं कि अब सदिए नहीं आओगे, हमारे रिश्ते नहीं आओगे, पैसा बहुत कमा, तो वो ज़िंदगी में पढ़े प्लान। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि अरे हम पढ़ भी रहे हैं और शादी भी कर लिए, बच्चे भी हो गए और सही समय पर सर प्लान करना बहुत जरूरी है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में डेथ होती है, बहुत रोशनी नहीं। इसके बाद जो शासक है वो है फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक है ना, एक फिरोज तुगलक की जो माँ थी वो हिंदू थी। हम लोग को दो पूछते हैं कि दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तानों का नाम बताइए जिनकी माँ हिंदू थी, तो एक फिरोज तुगलक और दूसरा सिकंदर लोधी। इन दोनों की माँ जो थी वो दो थी, और भी दो हैं, जैसे भी नस्ल शाह के नाम बताए, ये हिंदू था कि बाद हिंदू थी कलरिया वंश। लेकिन 2 का नाम इसलिए याद रखिए क्योंकि ये दोनों कट्टर थे, दोनों कट्टर थे। एक आरपी त्रिपाठी का नाम सुना होगा आपने, इतिहास का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है, उन्होंने लिखा है कि ये दोनों जो थे फिरोज तुगलक और सिकंदर लोधी, ये दोनों औरंगजेब के अग्रगामी थे, औरंगजेब के अग्रगामी थे। कट्टर क्यों थे? उन्होंने ये भी लिखा कट्टर इसलिए थे कि क्योंकि हिंदू का खून दौड़ रहा था, इनको दिखाना था कि मैं एक सच्चा मुसलमान। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे जो 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 तुर्की जो टर्क्स है, दे आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर कन्वर्टेड इन इस्लाम। तो जो नॉन टर्क्स थे उनके खिलाफ भी वो जिहाद करते थे कि तुम भी बन जाओ, तो उनको दिखाना चाहिए नया नया मुसलमान तो इस्लाम के ध्वजावाहक बन गए, इस्लाम का प्रचार। वही तुर्की तो आए भारत में, वही तुर्क भारत में आए और भारत में साम्राज्य स्थापित किया। भारत में तुर्की साम्राज्य, भारत में अरबी साम्राज्य नहीं, भारत में कौन सा साम्राज्य? तुर्की साम्राज्य। वो कौन से लोग हैं? वो कन्वर्टेड मुसलमान। और आज जो अरब है और जो तुर्की है, तो अरब के लोग, अब तुर्की और अरब में यही मामला फंसा हुआ है। अरब के लोग कहते हैं कि हम असली मुसलमान हैं, तुर्की कह रहे हैं हम असली मुसलमान हैं, और असली मुसलमान हैं इन्होंने मदद किससे ले ली? अमेरिका से। अमेरिका और अरब एक हैं, और बाकी जितने मुसलमान हैं सब मारे जाते हैं। कौन मार रहा है? इजराइल मार रहा है। वो कह रहे हैं हम मोहम्मद साहब के बनते थे, हमको असली मुसलमान। और जितने मुसलमान हैं वो अरबियों को गाली दे रहे हैं, तो गद्दार है। तो कौन है? गद्दार है। तो इतिहास पढ़ेंगे तब इसको सीख पाए। तो फिरोज तुगलक इसने मतलब कट्टर को खाई, लेकिन इसकी जब डेथ हुई 1388 में, अब इसलिए मैं 1388 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि आपको यहाँ पर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है। डेट ये इम्पोर्टेंट है, फिर आपको मैप देखना है यहाँ पर, क्योंकि सेंट्रल में तुगलक की डेथ होती है और उसके बाद इसके उत्तराधिकारी कमजोर है। 1388 से 1414 तक इसी बीच में भारत के ऊपर एक आक्रमण होता है, तैमूर का। 1388। देखो तैमूर भी मुसलमान, यहाँ भी मुसलमान, कोई धर्म की बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं। आपको ध्यान रखना है कि धर्म को तो लाया जाता है, धर्म किसके लिए आया है? हाल के लिए। उसके पीछे क्या है? इकोनॉमी, प्रॉफिट, बिजनेस, और धर्म को सामने रख के इसके पीछे काम करते, तब आप बनेंगे। इसलिए जब आप बन जाएंगे तब इन सब चीज़ों को मार्क नहीं देंगे कि कौन पंडित जी है, कौन मुल्ला जी है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, तो आप कुर्सी बैठ के न्याय करें। ठीक है? हाँ, तो थोड़ा सा ये होगा कि सरकार को उनसे थोड़ा देख कर रखना कि सरकार के साथ पर पोस्ट कर देगी। क्या करेगी? ये उठा के आपको कहीं भेज देगी अंडमान निकोबार। मेरे हिसाब से काम नहीं कर तो जाओ, थोड़ा सा सरकार को भी आपको
मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की जनता ने जिताया है तो सरकार बनी है, और सरकार कहती है कि जो हम कानून बनाए उसको आप लागू करें। इसीलिए देखो कि सरकार में लोग सुनते हुए शिकायत पटना है डाल लोग विधायक लोग कहते हैं कि हमारा डीएम सुनते नहीं, हमारा एसडीएम सुनते नहीं, हमारा एसपी सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा कि क्योंकि अगर नीचे से तो नीचे अपने मन से अगर विधायक लोग काम करने लगेंगे तो बदनामी किसकी होती है? सरकार कहती है कि जो हम बताएं वो तो मैं काम। ठीक है, आज के सबकी सरकार में विधायक का कोई मतलब नहीं है। ऊपर सरकार ने जो कह दिया वही काम हमको नीचे करना समझ में आया। और तो क्यों जनता से हम जीत कर सरकार बनी ना, जनता हमसे खुश रहे। और विधायक आएगा तो विधायक का पर्सनल इंटरेस्ट होगा, और विधायक का पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो बदनामी किसकी होगी? सरकार। क्योंकि जीते हो तो तुम पार्टी के नाम पे जीते हो ना, अपने दम पे थोड़े जीते हो। हमने टिकट दिया तब तो तुम अपने दम पे जीतना, तो जब निर्दलीय लड़के जीत लो तो जानी जीते तो मेरे सिंबल पे हो ना। तो इसीलिए और पार्टी में क्या होता है कि जहाँ पर विधायकों को खुला छूट दे दिया जाता है वो सरकार गिर जाती है, क्योंकि जनता का नुकसान होता है। योजना तो जनता को ही है, पैसा आएगा जनता से ही तो, और ये नहीं सोचने दो। ये चीज़ आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अच्छा पत्रकार बनना चाहते हैं, तो जरूर तुलना जरूर कीजिए, तुलना जरूर। तो भैया जैसे ये मरा 88 इसके उत्तराधिकारी वीक हुए और यहाँ पर क्षेत्रीय पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। जैसे हमने कहा ना एक से मैंने आपको बताया ना कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी का था तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कहाँ से था? ऊपर दिल्ली से लेकर नीचे आपका देवगिरी, वारंगल, होयसोल और पांडवा, इतना बड़ा। और अब क्या होता है कि इसकी डेथ हो गई तो कोई एक सेंट्रल कोई पावर वीक हो गई, तो सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो आप देखेंगे गुजरात अलग, मालवा अलग, फिर से जो वहाँ पर आपने देखा था कि गुर्जर प्रतिहार जब वीक हुए तो जो उनके सामंत थे उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था, ये देखा था ना। तो अब यहाँ उसके जो अब यूनिफाई जो किया मोहम्मद बिन तुगलक का तुर्क साम्राज्य, यानी कि 1206 से लेकर 1388 के बीच में जितना बड़ा साम्राज्य बना, वो साम्राज्य अब कोई शासक मजबूत सेंट्रल में नहीं है, तो जितने राज्य हैं उनके अधीन वो राज्य अपने आप को क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट। अब इसके बाद एक नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। इसके बाद अकबर ही आएगा तो फिर सबको हराएगा, फिर एक भारत। इसीलिए अकबर को राष्ट्रीय शासक है। क्योंकि यहाँ इसलिए मैंने कहा इसको पढ़ने का मतलब है कि ये पॉइंट आप नोट रखेंगे कि यहाँ फिरोज तुगलक की डेथ हुई और फिर उनके जितने सामंत थे, जितने प्रांतों में बटे हुए, वो बंगाल हो, मालवा हो, गुजरात हो, राजस्थान के इलाकों में मेवाड़ हो और आमेर हो, एक और मारवाड़ हो, ये सब इंडिपेंडेंट हो, ये सब अधीन थे तुर्की साम्राज्य और सब इंडिपेंडेंट हो। और अब इनको कौन हराएगा? अब इसके बाद अकबर ही आएगा तो सबको हराकर सबको फिर एक सेंट्रल पावर देगा। तो अब यहाँ से भी रीजनल इतिहास बदला। और इसी के समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में 2 राज्यों की स्थापना हुई थी। एक 1336 में विजयनगर साम्राज्य की और 1348 में अलाउद्दीन बहमद शाह ने बहमदी राजवंश की स्थापना की। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसको कोई पढ़ता नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊँ इसको, दोनों को मैं पढ़ाऊँ, बहमदी साम्राज्य भी और विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी दिल्ली की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तो पैरेलल दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य इसके आगे से इंडिपेंडेंट और दूसरे बहमदी साम्राज्य। यानी कि भारत में कितने साम्राज्य? 3 साम्राज्य। एक इधर दिल्ली से और दिल्ली साम्राज्य कमजोर हो गई, यानी कि भारत में टुकड़े टुकड़े में कई साम्राज्य, ठीक, टुकड़े टुकड़े में कई साम्राज्य। अंडरस्टैंड? अब यही कई साम्राज्य भी बिखरे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में पावर आक्रमण करेगा, 1536 हराएगा, फिर सबको यूनिफाई घुमाई के बाद
किया। तेरा तैमूर का आक्रमण पड़ेगा। तेरा जब तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तैमूर वही है, ये जो वर्तमान उज्बेकिस्तान है। ज़्यादा टाइम नहीं होगा, अभी टाइम नहीं हुआ। नहीं, जो वर्तमान उज्बेकिस्तान है जिसकी राजधानी फरगना, अभी तो ताशकंद है, हाँ, वही फरगना से वहीं का तैमूर था और वहीं का बाबर भी था। बाद में बाबर आएगा तो वहीं से आएगा, उसी प्लेस से। तो वहाँ से वो आया था और यहाँ से लूट कर लेके गया था। बहुत लाखों लोगों पर सरकार बता दें सर की वो लगा दी थी मीनार में। और यहाँ से करीब 20,000 श्रमिकों को ले गया, श्रमिकों। और वो श्रमिक जो यहाँ से गए, क्योंकि यहाँ जब आया तो यहाँ की वास्तुकला को देखा उसने तो बड़े अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बने हुए। अपने यहाँ देखा उजाड़ है, तो बोले यहाँ के कारीगर बड़े अच्छे ले चलो। तो ये कारीगर जो गए कौन से कारीगर? तो भारतीय थे और उनको ले गए वहाँ पर, वो मुसलमान वहाँ बन गए। और वहाँ बनकर उन्होंने क्या किया, वहाँ का आर्किटेक्चर डेवलपमेंट किया। वहाँ पर जाके उन्होंने बड़े बड़े महलों को, बड़े बड़े जो भी बनवाया हो, यहाँ से पकड़ कर लेके गया, वहाँ पर उसने बनवाया 20,000 का। जैसे कि आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लें, जैसे आपने सुना कागज़ का आविष्कार किसने किया? चाइना ने। जी। ठीक है। अब अरब वालों को सीखना था कि चाइना का चीन कागज़ कैसे बनाया जाता है। तो उन्होंने पूछा नहीं कि बताओ कैसे, वो चाइना वालों को उठा लेगा पकड़ कर, उनको कागज़ बना, उनसे क्या बनाओ और सीख गए। तो अब उन्होंने भी सीख के कर। जैसे अब आप देखो परमाणु बम बना, अब परमाणु बम जैसे अब अगर सब लोग बना लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जो वैज्ञानिक बना लेते हैं इसलिए उनको बहुत सुरक्षा दी जाती है कि अगर कहीं सब बहुत विद्वान आदमी हो गया तो सरकार उसको बंद कर देती है। पाकिस्तान का जो था अब्दुल कादिर, सरकार बंद कर देती, उसके घरे में नजर कि कहीं किसी और को ना बता दे वो बात। जहाँ ज़्यादा विद्वान हो जाएगा तो इसलिए इतनी समस्या होती है कि आप सीख गए बम बनाना, ऐसा परमाणु बम। आज परमाणु बम क्यों, अभी तो बहुत से देश बना लें, जापान में बम बना लें, छोटे छोटे देश हैं वो बना लें, क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि वो तकनीकी, अब वो पहले वाला जमाना था कि उठा लाओ और बनाओ उससे, अब सीख सकते। लेकिन आज के समय में वो चीज़ पॉसिबल, सरकार बिल्कुल से। और राष्ट्रपति बनाई थी APJ अब्दुल कलाम को, किसने बनाया? क्यों? इसीलिए ज्ञान यहाँ से जाना नहीं चाहिए। अगर चला गया और भी देश बनाने खतरा हो जाएगा, बहुत लिमिटेड लोगों के पास। और पहले कहते हैं कागज़ हम नहीं बना पाते, अच्छा उठा लें, गए उठा लें, 2-4-10 हज़ार बनाओ, बना किस तरह सीखें? ये NCERT में लिखा हुआ है। तो कहाँ तक पहुँचे भाई? फिर उस तुगलक तैमूर का आक्रमण हो गया। फिर आपका एक है सैयद वंश, 1414 से लेकर 1450 तक है, इतने तो है 51 तक है। उसमें एक किताब है, कोई है 4 शासक हुए हैं, नाम बताओ जरा। खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। इसको ये याद है, इनका आप क्रम याद रखिएगा। इन शासकों का क्या याद रखिए? क्रम क्या है? क्योंकि मैंने देखा है इसमें डिसऑर्डर कर देते हैं कि पहले कौन शासक बना, दूसरे नंबर पर। ये अगर आपको पता रहेगा, वो मेमोरी चेक करते हैं एग्जाम से कि हमने सैयद वंश की दुकान और डिसऑर्डर में करके बोल देंगे इसको ऑर्डर करें। तो 4 शासक हुए हैं, जिसमें मुबारक जो शासक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसी को आपको सिस्टमेटिक करना है। ये मैं शिया बताऊँ, शिया धर्म का। और उसके बाद जो आए वो आए बहलोल, 1451 से अभी चला है 1700। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम। अब पूछा कि कौन सा दिल्ली सल्तनत और सुल्तान था जो दाढ़ी बनाता था? अब पूछ लिया क्वेश्चन, बताइए। तो क्वेश्चन है, पूछता है सेविंग करता है। सिकंदर लोधी वो दाढ़ी है, वो सेव करता है। देखो ये है तुम्हारी किताब, कुछ चीज़ें यहाँ हैं, 2-4 चीज़ें पढ़ दे रहा हूँ, उसमें लिखिए। हाँ, एक क्वेश्चन बहलोल लोधी जो था, एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सुल्तान था जिसका सिजेरियन के थ्रू
बच्चा पैदा हुआ। तो ये समझ है ना, ऑपरेशन पेट काट के बच्चा निकालेगा। इस समय में पूरे भारत में 2 लोग हैं, क्या जी? कहाँ? समासा ठीक। 2 शासक हुए हैं पूरे भारत में जिनका सिजेरियन टेक्निक से जन्म कराया। एक बिंदुसार और दूसरा बहलोल। क्योंकि माँ बताते हैं जब सब डिलीवरी हो टाइम था डिलीवरी का, तो गिर गया, वो मर गई, लेकिन पेट में बच्चा था, तो पेट का बच्चा निकाल दिया गया, तो क्या पेट में बच्चा जिंदा था, तो वही बच्चा आगे चल के बना बहलोल। और ये बहलोल लोधी जो था ये अफगानी थे, इसको मसनद-ए-आली की उपाधि था, मसनद-ए-आली। देखिए अभी तक जो राजत्व था, तो अभी तक का जो राजत्व आपको था, वहाँ पर सबसे ऊपर सुल्तान था, बाकी सब उसके नीचे होंगे। लेकिन जो ये था बहलोल लोधी नीचे बैठा है। ये चटाई बिछाता था, सिंहासन पे नहीं बैठते और सबको बराबर बैठाता था, कहता हम सब भाई भाई। ये कौन सी टेक्निक है? ये तुर्की नहीं है, ये तुर्की नहीं था, ये अफगानी था, अफगानी या कह लीजिए पठान। पठानों में समरूपता की भावना कि हम सब बराबर हैं, ठीक है? ये पठान समूह सब बराबर बैठे, दरबार नहीं लगाते। जैसे अभी तक राजत्व क्या था, जैसे आपने बर्बन को पढ़ा, इल्तुतमिश को पढ़ा, उसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। नंगे तलवार लेके चल रहे, बॉडी में लोग डरे। लेकिन यहाँ ये जब आया तो इसने पूरा पलट दिया राजत्व। इस राजत्व को उसने अपने ब्यूरोक्रेसी को, वो दरबार लगाता नहीं था, मतलब सब एक साथ बैठे, हम ऊपर बैठेंगे, बाकी सब हमारे नीचे बैठेंगे। जैसे आज कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो जब कुर्सी लगाए सबको बराबर लगेगा, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी सामने लगा दी जाती है, लेकिन भावना वही है, बराबर। अरे जब ये सब चीज़ें हैं, अभी आप डिस्कस करें। तो अब ये जो भावना है जो बराबरी की, जब इसकी जब डेथ होगी, इसके बाद वो आए बहलोल सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी जो था वो यही चाहता था कि हम किंग बने, हम राजा बने, और हमारे सामने सब हमारे चचा हो, चाहे जो हो, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो। तो इसीलिए उसके रिश्तेदारों से नाराज हुए, और नाराज हुए तो वो कहे बाबर को बुलाए। इब्राहिम लोधी का दिमाग खराब, पट्टीदार बड़े खराब होकर जाने, आदमी सबसे जीत जाएगा, किससे हारेगा? कहते हैं भाई इतना ना मित्र, भाई इतना ना शत्रु। ध्यान रखना इस बात। पट्टीदारी होता है भाई, एक सड़क है, जब धन आता है ना, लालच, यही मामला है। जितने लोधी थे वो सब खिलाफ हो गए, जितने इसके ब्यूरोक्रेट्स लोधी थे। और जबकि पहले लोगों ने बसाया था, पूरा अफगानों को ला लाया था अफगानिस्तान और बसा दिया इंडिया में। तो जितने पठान तुम देख रहे हो, ये तो किसके बसाए हुए? उसने अब्बास का शेरवानी ने लिखा है अपनी किताब में कि चींटियों और टिड्डियों की तरह अफगान आकर भारत में बसे। अब जो अभी चले जाओ, बरेली में चले जाओ, बरेली से और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ो, तुमको 6-6 फुट के अफगानी पठान मेरठ में, मेरठ गाजियाबाद, ये सब कौन से लोग, कौन सी चीज़? भारत की चीज़ देखो। और तुमको मैंने बताया ना न्यूज़ कि जैसा कीड़ा होगा वैसा उसका शेर का बच्चा, घोड़ा बच्चा, गधा बच्चा, गधा जानवर होगा, इंसान में आएगा। और इसीलिए देखो आपने हाइब्रिड सुना है। हाइब्रिड क्या होता है कि विभिन्न जीनों को मिलाया जाता है कि एक अच्छा जीन पैदा करते। कहते हैं मध्य एशिया के घोड़ा बहुत बढ़िया है, भारत के घोड़ा
मिनमिनाहट। तो क्या भारत में अच्छे घोड़े कैसे हैं? तो अच्छा जीन लाना पड़ेगा। कीड़ा ही तो है, जहाँ कीड़े ही तो थे। स्पर्म में कीड़ा ही तो होता है, वो एक्स वाई कीड़ा मिला, अब बना पुरुष बना या तो फिर महिला बना, पैदा हुआ, और वो कीड़ा धीरे 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 9 महीने में इतना बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ। अरे विज्ञान पढ़ाओ, सब सही हो जाएगा। दिमाग जितना दिमाग है सब गंदगी निकल जाए। हम लोग पढ़े हुए कीड़े ही तो है, थोड़ा मोह माया हो तो पैदा करके बच्चों को। तो अब आपको तो डिफरेंट जो आपको इंसानों में भी आपको कोई गोरा दिख रहा है, कोई काला दिख रहा है, कोई लंबा दिख रहा है, कोई छोटा दिख रहा है, कोई बहुत हाइट दिख रहा है, कोई बहुत पतला दिख रहा है, ये सब किसमें डिफरेंस है? जी। तो अब साइंस ने क्या किया है? साइंस हाइब्रिड सिस्टम लेकर कि हम जैसे IVF सुनते हैं, तो हाइब्रिड सिस्टम आपको कैसा बच्चा चाहिए? गोरा, अच्छा अब गोरा लाए मिला दिए, गोरा बच्चा होगा। अब गोरा का जीन प्रिजर्व करके रखे, आपके पेट में ला के डाल दिए, 9 महीने बाद गोरा बच्चा पैदा करेगा। आपको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए तो लड़की का क्रोमोसोम डाल दिया, पैदा हो। तो ये विज्ञान है। तो अब पूरी नस्ल को कैसे सुधारा जाएगा? कोई नस्ल अगर पीछे रह गई, उस नस्ल को आगे लेके जाए, तो अब नस्लों में भी सुधार होगा। इससे जानवरों में जैसे दूध पैदा करना है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूध की कमी ना हो। तो लेकिन जो बढ़िया बैल है उसी का सीमेन गाय में ट्रांसफर कर दो। गाँव वाले लड़के इसलिए कहते हैं गाँव के बच्चे बड़े होशियार, और शहर वाले बेचारे जो शहर में है तो सीख ही नहीं पाते हैं। और गाँव के लड़के सब जानते हैं कि उनको अरे वो भी देखना है सीमेन। अभी 23 करोड़ का उनको बताई थे, 23 करोड़ का पैसा है उसका सीमेन, वो काजू किशमिश बादाम खाता है। हाँ, उसका सीमेन बेच रहे हैं क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दूध देगा ना, अब उसके सीमेन को उसको ट्रांसफर किया जाएगा। ये अच्छा पैसा होगा। अच्छा गाय पैदा हो, दूध पैदा हो, तो दूध दे, दूध देगा तो भारत में सप्लाई होगी। अब आप लोग कहेंगे बकरा नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना, हिंदू नहीं खाते, और सबसे ज़्यादा मछली पे सरकार पैसा खर्च कर देगी, बकरा पालन पे सरकार पैसा खर्च कर देगी, मुर्गा पालन पे सरकार पैसा खर्च कर देगी। क्यों? कि अनाज ना पैदा हो तो इससे कम सप्लाई हो जाए, बराबर हो जाए। सिविल सर्वेंट बनना है तो सीखना पड़ेगा। तो लोग बात करें, हाँ वो तो पॉलिटिकल बात है, हमसे मतलब नहीं, कुर्सी बैठे काम करें, हम कुर्सी पर बैठ के बंद कर दें, सप्लाई ना करें, तो मछली पालन बंद, आदेश जारी कर दें, मत्स्य पालन बंद, मुर्गी पालन बंद, बकरा पालन बंद। देखो भूचाल है, बैक होना। अंडरस्टैंड? आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक लेकर आनी है कि ये जो जितनी बातें जो करते हैं सब फर्जी बात है। एकेडमिक बात करेंगे तो वहाँ दूसरी व्यवस्था, वहाँ पे हमको 24 करोड़ लोग, अगर हम उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं तो हमको 24 करोड़ लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। कुछ आप एक दूसरी सवाल लिख लो, पसंद खत्म करें, इसके बाद आते देखिए जो टंका 238 एक का, अगर एक सैनिक एक घोड़ा रखेगा तो उसको 238 टंका सैनिक दिया जाएगा। और टंका 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 कॉइन है चांदी का, टंका और जीका तांबे का जीका था। हाँ, दिल्ली सल्तनत के शासकों में ये लिखते सबसे लंबा शासन बहलोल लोधी ने 38 वर्ष, वो पूछ लेता कि सबसे लंबा शासन ये है तुम्हारी किताब? कौन सी किताब है? सबसे लंबा बहलोल लोधी 38 वर्ष तक शासन किया। सबसे लंबी समय तक 38 वर्ष तक बहलोल लोधी ने, और उसके पश्चात फिरोज तुगलक ने 37 वर्ष।
4 सुल्तान हैं जो हिंदू माता की गर्भ से उनका जन्म हुआ और लिख दी। इसमें एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह देता ना बच्चों कि यार लिख देगा कि निम्नलिखित में से कितने सुल्तानों का जन्म हिंदू माता की गर्भ से हुआ। अब 4 सुल्तानों का नाम लिख दिया जाएगा और उसके बाद नीचे लिखा जाएगा 1 2 1 3 3 4। अब वो वही उसका जवाब दे पाएगा जिसको एग्जैक्ट होगा। इस तरह अगर आपने कोई अभी एग्जाम नहीं दिया कोई कंपटीशन का, दिया कभी कोई कंपटीशन का नहीं दिया नहीं दिया ना, लेकिन जिन लोगों ने दिया वो ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं दिया है वो कोशिश करें कि पेपर का एक बुक सॉल्व करने वाला वो बनाना, सॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर बनाना और उसको घर पे बैठ के सॉल्व करें। तो तुमको ये पता चलेगा कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या होगा। जैसे मैंने क्या कहा कि आपको बड़ा अधिकारी बनना है तो आपको अच्छा प्लानर बनना पड़ेगा कि आज मेरी उम्र 20 साल की है तो हम 25 साल के होंगे तो क्या करेंगे, तो इस 4 साल में हमको क्या करना है ये आपके डायरी में नोट होना है। तो 25 साल में वो चीज़ तुमको मिल जाएगी और नहीं सोचा तो नहीं मिलेगी, निश्चित जान लो। तुमको 25 साल की उम्र में कहाँ पे रहना है, क्या करना है, ये तुमको आज 20 साल की उम्र में तुम्हारी डायरी में लिखा होना चाहिए, फिर प्लान होना चाहिए, तब उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे आप, मिल जाएगा। तो तुमको बताया ना कि अभी हमारे एक मित्र हैं ये सब गायब हो गए। अब कहते हैं शादी आती है तो जिससे शादी आता है वो लगता है मेरी बेटी है और हम शादी कैसे करें। अब भाई 22-23 साल की लड़की है और 40-42 साल का रहता है तो मोहम्मद अली जितना थोड़े हो जाएगा, अब शादी होती नहीं होगी। पैसा भी है, रुतबा भी सब है, लेकिन ऐसे जिंदगी कट जाएगी। तो पढ़ाई के साथ साथ में आपको प्लान भी करना, ठीक है। ये बहुत बड़ा लेसन है, पिताजी भी नहीं बताएंगे आप। तो जो 4 लोग हैं उनका नाम नासिरुद्दीन खुसरो शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ये वही खुसरो शाह है जो हिंदू था, गडरिया था, मुसलमान बना था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी, ये 4 ऐसे सुल्तान थे जिनकी माँ हिंदू थी। चलो ठीक है, फिर बाकी कल हम प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाएंगे। ये तो आज पॉलिटिकल होगा, कल हम प्रशासनिक पूरा प्रशासन पढ़ाएंगे कि सल्तनत काल में सल्तनत और कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते थे, कैसे वो काम करते थे, ठीक।